कमल जी, इसके लिए आपको थोड़ा आज़ादी के पहले चलना पड़ेगा। 1946 से थोड़ा पहले आप चलेंगे, जब भारत का विभाजन हुआ तो टू नेशन थियरी आई। और टू नेशन थियरी क्या था? वह बिल्कुल धर्म के आधार पर था। जो मुस्लिम बहुल इलाका थे उसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, और जो हिंदू बहुल इलाका थे उसे भारत का नाम दिया गया। वो भारत ही रहा। तो जब धर्म के आधार पर राज्यों का विभाजन, देश का विभाजन हुआ, तो यह उस वक्त तय था कि मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे और भारत हिंदुओं का देश होगा। लेकिन जब मुस्लिम यहां से पाकिस्तान चले गए और जब उन्हें वहां लगा कि शायद यहां उनके लिए नारकीय स्थिति है, तो बहुत सा परिवार वहां से लौटकर पुनः अपने गांव, अपने प्रदेश भारत में आ गए। लेकिन एक बात तो तय था उस पार्टीशन एक्ट के आधार पर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो एक्ट था, कि यह धर्म के आधार पे था, और धर्म के आधार पर ही डिमार्केशन हुआ था क्षेत्रों का, कि कौन सा क्षेत्र उधर जाएगा, कौन सा क्षेत्र इधर रहेगा। और उसी वक्त जब, ये मैं बात 1946 की बता रहा हूं, जब ज्ञान वापी का मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेंडिंग था, तो ज्ञान वापी मंदिर में, जो आज वो मुकदमा निचली अदालतों में चल भी रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है, एक जजमेंट आया और यह कहा गया कि जो ज्ञान वापी परिसर है, वहां माता श्रृंगार गौरी की मंदिर है, वहां हिंदू पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो अंग्रेज जज थे, उन्होंने आदेश दिया कि हम वहां अपना पूजन अर्चन कंटिन्यू करते रहें, और हम करते तब से आ रहे हैं। उस मंदिर में पूजा अर्चना निरंतर होते चला आ रहा था, हम प्रतिदिन पूजा अर्चना करते आ रहे थे। लेकिन जब 1991 में जब अयोध्या जी का विवादित ढांचा गिराया गया, उसके बाद उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने तत्काल प्रभाव से पार्लियामेंट के अंदर एक कानून आया, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नाम दिया गया। और उस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जितने हिंदुओं के मंदिर पर जो आक्रांताओं के द्वारा कब्जा किया गया है, वो यथावत बनी रहेगी और उसमें किसी तरह से चेंज नहीं किया जाएगा। यह कानून आया। यह कानून लाने का आशय क्या था? यह कानून लाने का आशय यही था कि जहां भी हिंदुओं के मंदिरों पर, उनके पूजा स्थलों पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसको कभी कब्जा मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह कानून बिल्कुल हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ था, और वह कानून हमारे ऊपर पोता गया। इसका मतलब क्या था? कि यह कानून सिवा तुष्टीकरण के और कुछ भी नहीं था। और आज उस कानून को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैधानिकता को चुनौती दिया है, और वह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम उस पर अभी कोई विशेष बात नहीं करेंगे। इससे इतर आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड कानून ले आकर के, जब देश की आजादी के पहले दो देश बन गए, एक मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए, तो फिर वक्फ बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड को कानूनी जामा पहनाने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया। आखिर क्यों किया? यह हिंदुओं के खिलाफ एक वातावरण को जन्म देने का काम, और भारत के अंदर मुसलमानों को किस तरह से जमीन पर कब्जा करने का एक कानूनी रोड दिया गया कि आप इस रोड से चल करके आप जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह से 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास है कि
कि वह इस देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो गई है। आप उसके बाद फिर देखेंगे कि कई कानून ऐसे लाए गए उत्तर प्रदेश के तहत अन्य राज्यों में कि अब हज जाने के लिए सरकारी खर्च उनको दिया जाता है। क्या जो हिंदू हैं उन्हें अपने धर्म स्थलों पर यात्रा करने के लिए ऐसी सुविधा तो कभी नहीं दी गई। तो जो हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को बरकरार रखने में हम भारत के अंदर खुद सक्षम नहीं। हम अपने धरोहर, अपने सांस्कृतिक गौरव को प्रमोट करने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरे धर्म जिनको कि सो कॉल्ड माइनॉरिटी कहा जाता है, जो अपने देश में माइनॉरिटी में नहीं है, वह नंबर 2 पॉपुलेशन इस राष्ट्र का है। उसको आप मौका देते हैं कि वह अपना धार्मिक प्रचार प्रसार जितनी तीव्र गति से कर सकता है करे, लेकिन हिंदुओं को वहां पर वो स्वतंत्रता नहीं है। तो आप देखेंगे कि हम अपने ही देश में अपने अधिकारों को लेकर के आज गोते लगा रहे हैं। हम अपने अधिकारों को लेकर के अदालतों की खाक छान रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ जल्द मुकम्मल नहीं हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि जो एक मुहिम कई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने चला रखा है, वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि केंद्र की सरकार भी हम जो सांस्कृतिक गौरव को बचाने में सहयोग करती रही है, और हम आगे काफ़ी अपेक्षा रखते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं। आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार संविधान बदल देगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमल जी, आपका जो ये प्रश्न है वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस बार इस चुनावी वर्ष में विपक्षी दल जो है, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यह आरोप लगा रही है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अगर ये 400 पार इनकी संख्या आती है तो ये संविधान बदल देंगे। यह एक गलत नैरेटिव सेट करने के लिए विपक्षी दल एक स्वर में इस तरह की बात करके जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, या जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करना चाहते हैं। ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक राजनीतिक दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम भ्रामक वक्तव्य से बचे, भ्रामक स्टेटमेंट से बचे, और संविधान के दायरे में एथिक्स का पालन करते हुए जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखे। लेकिन यहाँ बिल्कुल संविधान को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक भ्रम की स्थिति पैदा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके द्वारा की जा रही है, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है। मैं आपके समक्ष कुछ, आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जो बिल्कुल क्लियर कर देगा कि संविधान को कोई भी राजनीतिक दल नहीं बदल सकता है। हमारा भारत का संविधान, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता होने का, उनके विद्वान और संवैधानिक परिपक्वता का इतना बड़ा मिसाल है कि इसको कोई चाह करके भी नहीं बदल सकता है, और बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस संदर्भ में मैं अपनी बात की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरव्यू से करता हूं कि उन्होंने पिछले 10 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था मीडिया को, और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि किस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम 1950 से लेकर के और 1998 के पहले तक की सरकारों ने किया है, और उसका उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कब कब जो सत्तारूढ़ दल थी 1950 से लेकर के 1998 के पहले तक, उसने संविधान के साथ
तोड़ मरोड़ करने का काम किया। और फिर पुनः जब 2009 में यूपीए की सरकार आई, 2004 में, 4 से लेकर के 14 के बीच में फिर किस तरह से संविधान से छेड़छाड़ किया गया, इन तमाम बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से रखा। मैं एक वकील होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि 1950 में भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ और 1950 से लेकर के और 2014 के पहले तक इस संविधान, और अब तक मैं बताना चाहता हूं कि कुल जो संशोधन संविधान में हुए हैं उसकी कुल संख्या 106 है। और उस 106 में कांग्रेस और जो विपक्षी दल जो सत्ता में कुछ समय के लिए रही, सबों ने मिलाकर के करीब 85-86 संशोधन किए हैं। आप समझ सकते हैं कि 106 में से तकरीबन 85-86 संशोधन कांग्रेस और उनकी सरकारों के द्वारा किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो पहला संशोधन 1951 में, जून 1951 में भारत के संविधान में लाया गया, और वह संशोधन क्या था? हमारे फंडामेंटल राइट, जो संविधान ने भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट गारंटी दिया है, उस फंडामेंटल राइट में जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि फ्री स्पीच की जो गारंटी मुझे दी गई, उस गारंटी को कर्टेल करने का काम माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट ने एक संशोधन ले आकर के पार्लियामेंट में पास करवाया। उन दिनों के पार्लियामेंट में कांग्रेस का बहुमत हुआ करता था और इन सबों ने मिलकर के हमारी स्वतंत्रता पर पहला कुठाराघात 1951 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में किया गया। प्रश्न यह उठता है कि क्या वह संविधान को बदलने की पहली प्रक्रिया नहीं थी? संविधान के में गारंटेड फंडामेंटल राइट को खत्म करने के लिए वह बढ़ाया गया कदम नहीं था? उसके बाद आप देखेंगे कि 1952 में, 1953 में, 1954 में और 1966 तक इतने संशोधन आए कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे इस दरमियान अनेकों संवैधानिक पीठ बैठी और व्याख्या करती थी और जो भी असंवैधानिक संशोधन होते थे उसको स्ट्राइक डाउन करती थी। और जो 42वां संशोधन जो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाया गया भारत के संविधान में, वो तो सारी सीमाओं को पार कर गया। आपको पता होना चाहिए कि जो 42वां संशोधन भारत के संविधान में था वह जनता के फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का काम तो किया ही, साथ ही साथ उच्च न्यायालय का जो शक्ति था धारा 226 संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के शक्ति को भी खत्म करने का, उसको छीनने का काम 42वां संशोधन जो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। आपको याद होगा कि केशवानंद भारती के केस में जो 42वां संशोधन में फंडामेंटल राइट को खत्म करने की साजिश की गई संशोधन के माध्यम से, उसके क्लॉज को संविधान पीठ ने स्ट्राइक डाउन किया केशवानंद भारती के केस में। तो संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान को बदलने का क्रिया कांग्रेस की जब जब बहुमत की सरकार रही इन्होंने ही कदम बढ़ाया। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यायपालिका पर पूर्ण कंट्रोल करने की साजिश कांग्रेस के सरकार के द्वारा जब जब वे सत्ता में बहुमत में थे किस तरह की गई। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जो चीफ जस्टिस बनाया गया चीफ जस्टिस एएन रे को, 3 सीनियर मोस्ट जजेज को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। तब केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को खत्म करने की साजिश नहीं थी?
जो दोषारोपण मोदी जी पर, जिसका कोई आधार नहीं है, मोदी जी की सरकार पर लगाया जा रहा जो निराधार आरोप है, ये तो साक्ष्यों के साथ, प्रमाण के साथ, ये सारे जो कृत्य हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। और ऐसा कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अपने हाथ में, कब्जे में लिया जाए, उसकी एक साजिश थी वो। आप देखेंगे कि उसके बाद 1977 में जस्टिस एमएच बेग को बनाया गया चीफ जस्टिस, वो भी सुपरसीड करके बनाया गया था। तो कांग्रेस ने एक के बाद एक सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज को और अपने मनपसंद जजेज को चीफ जस्टिस बनाया। ऐसा ही कृत्य हाई कोर्ट्स में भी कई जगह किए गए। तो सुप्रीम हाई कोर्ट के अधिकार में कांग्रेस की सरकार ने इंटरफेयर करके संविधान में संशोधन ला करके उनके अधिकार को काटने का काम किया। उसके बाद जजेज को सुपरसीड करने के मुख्य न्यायाधीश बनाने का काम किया। लेकिन मोदी जी की सरकार 2014 से जब से आई, तब से संविधान के अनुरूप ही कभी जुडिशरी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं। एक भी हाई कोर्ट में किसी जजेज अपॉइंटमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं। और हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने अफेयर्स को खुद रेगुलेट करें। कभी भी केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में कोई भी अगर सरकार से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, मोदी जी की सरकार वाली, नेतृत्व वाली सरकार हर तरह का कोऑपरेशन करती है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर ब्लॉक के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स्ट्रा जो ऑफिसेस के लिए लैंड एक्वायर करके बिल्डिंग बनाने में जो मदद मोदी जी की सरकार, नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है, वो एक अभूतपूर्व मिसाल है। इस तरह का कोऑपरेशन जो पूर्व की सरकारें थी, कांग्रेस की नेतृत्व वाली या कांग्रेस समर्थित सरकारें, इन्होंने कभी जुडिशरी के साथ कभी इस तरह का कोऑपरेशन नहीं किया, बल्कि उनको किस तरह से बाधित किया जाए उनके क्रियाकलाप में, उस पर अपना कदम उठाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट रूल 1950 से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, प्रेसिडेंट रूल लगाने का काम कांग्रेस शासित सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया। शायद इनकी संख्या 100 के आसपास है। और तो और 2005 में बिहार में जब गवर्नर थे सरदार बूटा सिंह, तो उनके समय में भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके, और नीतीश जी की जो पहली सरकार थी और वो अल्पमत में थी, उस वक्त हटा करके, जिस पर के रामेश्वर चौरसिया नामक एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और उस सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्रेसिडेंट रूल को डेप्रिकेट किया था और ये कहा था कि उसके बाद फिर वहां आम चुनाव हुए, जिसमें कि नीतीश जी की सरकार चुन करके आई, एनडीए की पहली सरकार, जिसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो इस तरह से जब जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, इन्होंने 356 का बेजा प्रयोग करके सरकार गिराने का काम किया। लेकिन बीजेपी ने अपने काल में कभी भी सरकार गिराने का काम नहीं किया। आज देखिए, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट है। संविधान के हिसाब से कोई दिल्ली की सरकार नहीं चल रही है। न्यायालयों के बार बार दिशा यह कहने पर भी कि अगर यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो वो धारा 164 का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, फिर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का सम्मान करते हुए कोई एक्शन उस मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं लिया जा रहा है जो जेल में है।
अभी पेरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आए हुए हैं, फिर 2 जून को ये सरेंडर करके जेल में जाएंगे और जेल में रह करके सरकार चलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब ही जो श्री अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर में स्पष्ट कहा गया है कि वो किसी भी सरकारी काम काज में दखल नहीं देंगे, वो किसी भी फाइल को हैंडल नहीं करेंगे, किसी भी तरह से सरकार के कार्य में शिरकत नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करना है। इस तरह से बिल्कुल साबित है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है, यहां संवैधानिक सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके केंद्र सरकार 356 का प्रयोग करने से हिचक रही है, नहीं चाहती है, क्योंकि उसे इलेक्टेड गवर्नमेंट का पूर्ण सम्मान है और वह चाहती है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना काम करे। लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वो काम क्या करने के बजाय जनता को गुमराह करने के लिए यह बताने की चेष्टा कर रही है कि अगर मोदी जी 400 पार करके संख्या वो ले आते हैं लोकसभा में तो संविधान बदल देंगे। मैं आपको बताऊं कि संविधान बदलने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वह संविधान बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है कि संविधान तो बदला बिल्कुल नहीं जा सकता है, सिर्फ संविधान में संशोधन हो सकता है। और अगर संविधान में संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है तो उसके लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बैठी हुई है कि उस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए उसको काट देगी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई संशोधन है जिस पर अगर वह असंवैधानिक है तो कोर्ट ने इंटरफेयर करके उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया हो? तो अभी तत्काल आपने देखा होगा एक जजमेंट जो अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि जो आपका जो बॉन्ड का जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया, तो बॉन्ड के मामले को डिसाइड करते हुए जो अमेंडमेंट सर्टेन थे कानून में, उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। तो सवाल ये उठता है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा उच्च न्यायालय, संविधान के अंतर्गत उनको इतना अधिकार है कि वो किसी भी कानून में अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पार्लियामेंट गलत तरीके से कोई संशोधन लाती है तो उसको असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयों को है। तो मोदी जी की सरकार उनकी लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष केन प्रकार चाहती है कि उनको किसी भी तरह से बहुमत में आने से रोका जाए। बहुमत में आने से रोकने के लिए जनता के सेंटीमेंट को गलत तरीके से भड़काकर वो जनता के मत माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं मिले, उसका प्रयास। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जब कानूनी बात हो तो कानून के दायरे में होनी चाहिए। यह मोरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विपक्ष के नेताओं की कि वह जनता के समक्ष कभी भी गलत बयानी से नहीं करनी चाहिए, उससे बचे। यह मेरा उनसे निवेदन है। और मैंने आपके सामने जो रखा कि संविधान को बदलना नामुमकिन है, संविधान को नहीं बदला जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में वो भी संशोधन संविधान के अनुरूप हो सकता है, संविधान से परे नहीं हो सकता है। और अगर संविधान से परे होगा तो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है, पूर्ण पावर है कि उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दे। तो जब इस तरह की संरचना हमारे संविधान के तहत है तो जनता को विपक्ष के भ्रामक जो तथ्य हैं या भ्रामक जो उनके स्टेटमेंट हैं उससे बिल्कुल बचना चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात देश की जनता के समक्ष रखता हूं।